ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे स्टूडियो में बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है और संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बिल्कुल सही बात है। और हमारी जो पूरी टीम है संदेश टू सोल्जर्स की पूरी टीम आज ये गिनतियां क्यों गिन रही है ये बताएंगे आपको। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है सुजाता। शो का नाम बताया संदेश टू सोल्जर्स और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 6 बार एवरेस्ट को फतह करने वाले पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में जी। और उसके साथ ही हमारे साथ है श्रीमती रीना कौशल धर्मशक्तु जो पहली भारतीय महिला है स्की से साउथ पोल पर पहुंचने वाली। अच्छा, ये जो शानदार कपल आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है हमको इस हमारे शो में। ये बताएं कि आप हिमालय पर सर 6 बार एवरेस्ट पर आप गए। इतनी बार तो मैं किसी एक लोकेशन पे नहीं जाता हूँ 6 बार घूमने के लिए। और मुझे मतलब 6 बार सुन के ही ऐसा मतलब लग रहा था, और वो भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मतलब अपने आप में कैसे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही मतलब कुछ सोचते हैं उसके बाद फिर एवरेस्ट? रीना जी बोल रहे थे नहीं एवरेस्ट जाइए। ऐसा नहीं है, एवरेस्ट जाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है जी। मैंने भी काफी स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में। स्टार्ट काफी मुश्किल भरा था इस फील्ड में क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये जी। और काफी पैसा भी चाहिए, आपका फिजिकल भी अच्छा चाहिए। तो फिजिकल था पर पैसा नहीं था। पर काफी कोर्सेज किए मैंने। कोर्सेज करने के बाद फिर इंस्ट्रक्टर भी रहा माउंटेन इंस्टीट्यूट में और वहीं से फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे निकले। और बहुत सारे मैंने पीक्स किए इंडिया के, ऑलमोस्ट 7000 के मैक्सिमम पीक्स। या तो मैंने उसको लीड किया या फिर क्लाइंबिंग किया, क्लाइंबिंग लीडर रहा। तो क्या प्रेरणा और क्या सोच, ऐसी क्या फोर्स थी जो आपको बार बार इधर लेके जाती थी? मुंशियारी जो मेरा गांव है, मुंशियारी में भी है, मुंशियारी से आगे भी एक गांव है, तो वहां से पंचूली जो है सामने दिखता है। तो बचपन में बोलते थे लोग जब हम छोटे थे, जब वहाँ ब्लिजर्ड चलता था, हवा चलता था, तो बर्फ उड़ता था, तो धुआं जैसा लगता था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में यदि मौसम साफ है तो बोलते थे कि पंचूली में भगवान जब पूजा कर रहा है। अच्छा। अगरबत्ती जला रखा है बोलते। तो एक दिल में था कि भाई कैसा होता होगा उधर ना। तो धीरे धीरे फिर बड़े हुए तो थोड़ा सा पता लगा माउंटेनियरिंग इसके बारे में। जी हाँ, और उसके बाद जो आपने इतिहास रचा आज उसे पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, और उसके बारे में हम बात करते भी रहेंगे। लेकिन लिसनर्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिखना क्या है आपको? RAIN रेन अपना मैसेज लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है और उसे भेज देना है 56060 पर। एक जरूरी बात आपको और बता दें, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और सुजाता के साथ। रात गई दिन चढ़िया मित्रों, खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रों। रात गई दिन चढ़िया मित्रों, खुशियां ने हाथ फड़िया मित्रों। दिल छलांगा मारे जद जद ढोल है बजदा। अज मेरा नचन नू, आज मेरा नचन नू जी करदा। आज तेरा नचन नू जी करदा। आज मेरा नचन नू जी करदा। आज तेरा नचन नू जी करदा। ਫਿਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਸ਼ਨ ਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਪੀਏ ਹੀ ਅੱਜ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵਿਗਾਉਣੇ ਨੇ।
ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਲੰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਏ ਨੱਚਣਾ ਏ ਬਾਬਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇਗਾ ਅੱਜ ਥੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਣੀ ਏ ਓ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ आप सुन रहे संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं सुजाता और हमारे साथ हैं पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु और साथ हैं श्रीमती रीना कौशल धर्मशक्तु जी, जो कि पहली भारतीय महिला है साउथ पोल में स्की से पहुंचने वाली। रीना जी, आप पंजाब से हैं और दार्जिलिंग में आपकी शिक्षा हुई, तो आपका ये पहाड़ों से लगाव कैसे रहा, कहाँ शुरुआत हुई? जी, दार्जिलिंग में कंचनजंगा दिखती है और भी काफी स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखते हैं, तो कंचनजंगा दिखती थी और उससे भी प्रेरणा मिलती थी। फिर वहां पर हम लोग HMI है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, तो वहाँ पे ट्रेनिज को मैं देखती थी, तो मुझे लगता था ये कितना मजेदार है, ये लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता था मुझे भी ये करना है। ऊपर से मेरे पिताजी आर्मी के थे, तो वो हम लोग को ले जाते थे थोड़े छोटे छोटे ट्रैक्स के लिए, तो वहां से मेरा शौक पैदा हुआ। काफी सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे क्योंकि आसान नहीं है, जिस लेवल पर आज आप पहुंच के आए हैं उस लेवल तक पहुंचना आसान काम नहीं है। और दूसरा, अगर हम बात करें कुमाऊं से, एक गांव से निकलना, उसके बाद यहाँ तक पहुंचना, तो कैसा रहा आपका ये चैलेंजेस भरा सफर? बहुत कई बार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि सपना तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कई बार। जब मैं आज जहाँ पे हूँ उस हिसाब से मेरे को कई बार लगता है कि शायद सपना, क्योंकि आज भी मेरे गांव में गाड़ी नहीं जाती, आज भी पैदल जाना पड़ता है मेरे को 4-5 किलोमीटर, आज भी मैं पैदल चलता हूँ। तो तब तो 35 किलोमीटर था, फिर 12 किलोमीटर हो गया, आज भी 4 किलोमीटर मेरे को आज भी पैदल जाना पड़ता है। जी, तो सभी लोग जानना चाहेंगे कि आपका गांव कौन सा है? बोना मुंशियारी करके, बोना करके गांव है, तहसील मुंशियारी में पड़ता है वो, और डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। और वहां से निकल के जब मैं आया वहां से तो काफी स्ट्रगल था। मैंने हाई एल्टीट्यूड में एज ए शेरपा की तरह काम किया, एज ए पोर्टर की तरह भी काम किया, एज ए कुक के हेल्पर की तरह भी काम किया, क्योंकि मुझे इसमें आगे निकलना था जी। और बेसिकली ये था कि भाई नेचर को मैं करीब से देखूं, तो ऐसे करके मैं लोगों के साथ जाता था। फिर धीरे धीरे मेहनत भी थी, तो फिजिकली भी ठीक था। तो जो माउंटेनियर थे, सीनियर माउंटेनियर थे, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने आगे गाइडेंस भी दिया। जैसे चंद्रप्रभा एतवाल मैडम थी और बेसंत्री पाल के साथ भी मैंने काम किया, वो भी उन्होंने भी गाइड किया। ऐसे बड़े बड़े जो माउंटेनियर थे, कर्नल प्रेमचंद उस टाइम के फेमस क्लाइंबर थे, उनका गाइडेंस भी काफी मेरे को मिला उस बीच में। वहां से फिर ये सफर शुरू हुआ। रीना जी, यहाँ हम आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने ये एक्सपीडिशन किया, आमतौर पर लड़कियों के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क माना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में किस तरह से आया इसको करने के लिए? ये वैसे ही मेरे को बचपन से शौक था घूमने का, अलग अलग टाइप के लोगों को मिलने का, और माउंटेनियरिंग फील्ड से, तो इसमें काफी कड़ा मुकाबला था, कंपटीशन काफी था इस एक्सपीडिशन में भागीदार होने के लिए। तो वो एक बार मिल गया तो अंटार्कटिका एक नई जगह है जी, और उसमें जो लड़कियां थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो अलग अलग कंट्रीज की थी। 8 कंट्रीज से आप लोग थे? 8 कंट्रीज से थे। तो फिर ये सब भी एक रोमांचक लगा और उसी की वजह से फिर मैं चल पड़ी। तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। इसके लिए तो बहुत टफ ट्रेनिंग करी थी हम लोग। वाकई बड़ा मुश्किल सफर होता है इस तरह से। पर आज आप लोग यहाँ हमारे स्टूडियो में हैं, इतना शानदार कपल हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है। एक पर्सनालिटी आप हैं, एक पर्सनालिटी आप हैं। मैं सोचती मैं तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े तो मुझे इतना मुश्किल लगता है, सोचती हूँ कहाँ से लिफ्ट मिल जाए। अच्छा, इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि 2009 में जब ये मई में चढ़े थे
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची जगह में। तभी 2009 दिसंबर में मैं सबसे नीची जगह क्या बात है, दक्षिण ध्रुव में। अच्छा चलिए, एक सवाल और मन में उठता है कि आप दार्जिलिंग से और ये देहरादून से, ये दार्जिलिंग और देहरादून आपस में मिले कब? ये कई बार मुझे लगता है कि बोलते हैं कि भाई नजोरी जो है ऊपर से बन के आता है, तो मेरे को कई बार ये सच जैसा लगता है मेरे उसमें। हाँ, मैं ले में था, किसी एक्सपीडिशन से लौट रहा था। अच्छा। ये लोग जो है किसी एक्सपीडिशन में जा रहे थे, तब मैं इनको जानता भी नहीं था। तो आईबी का कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज होता है, वो करने के लिए आईबी का कोई अफसर आया था मेरे पास होटल में। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 2 टीम और रखे फलाने होटल में। मैंने कहा फिर तो मैं जानता हूँ। तो मैं शाम को चला गया उधर, गेट पे मुलाकात हुई। शायद यदि 1 मिनट हम इधर उधर होते तो शायद नहीं मिलते फिर। अच्छा रीना जी, जब पहली बार आपने इनको देखा तो आपके मन में क्या ख्याल आया? काफी सिंपल लगे थे, क्योंकि मैंने लवराज नाम सुन रखा था पहले ही, इन्होंने एवरेस्ट का नाम भी अच्छा है और एवरेस्ट का रखा है, बहुत अच्छे माउंटेनियर है, ये सब सुन रखा था। लेकिन उस समय फिर उसके बाद जैसे मुलाकातें होती रही, वो भी इत्तेफाक से होती रही हम लोग की दिल्ली में। वो उसके बाद ऐसे सिचुएशन बना कि वो ऐसे मिल जाते थे हम लोग। फिर उसके बाद शादी के लिए प्रपोज करना था, तो वो कितना आसान कितना मुश्किल था ना। ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। काफी दिन तक मैं भी सोचते रहा, फिर बाद में मैंने फिर आपको बोलना ही पड़ा। बोला। और जब इन्होंने बोल दिया तो आपने क्या कहा? नहीं, मेरे को भी लग रहा था कब बोलेंगे। बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, फाइनली ये हो गया। कभी कभी जब आप मतलब आप दोनों साथ में हैं और साथ में हमारे स्टूडियो में हैं, कभी आपको लगता है कि इनको देख के आपको कोई गाना गाना चाहिए? एक टाइम में था जब गाता था थोड़ा बहुत। अच्छा, गाते थे? वाह, फिर तो आज आकाशवाणी पर संदेश टू सोल्जर्स में आपका गाना होना चाहिए। जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, जिम्मा जिम जिम जिम्मारा, साथ है तेरे ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला।
मैं हूँ सुजाता और मेरे साथ हैं नरेंद्र और लगातार आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। एक जरूरी बात और बता दें कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारे शो को पूरी दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। allindiaradio.gov.in से सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके हमारे शो को सुन सकते हैं। सतपाल करनाल हरियाणा से कहते हैं कि हमारे देश के सोल्जर्स हैं तो हम हैं, वरना हम भी नहीं, और वो उनको सैल्यूट करते हैं। मंजू श्रीवास्तव नोएडा से लिखती है, नाज हमें है उन वीरों पर, तैनात हैं जो सीमा प्रहरी बनकर, निज प्राणों की परवाह किए बिना खड़े हैं दृढ़ता से तनकर। अनंत कुमार सहरसा बिहार से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय सेनानियों पर गर्व है। मोनू सेठ ने लिखा है, ये कहते हैं कि हम चैन से घर में सोते हैं तो मेरे देश के सैनिकों की कुर्बानियों की वजह से। चिरंजीत देव शर्मा वेस्ट बंगाल से कहते हैं कि हमें अपने सेनानियों पर गर्व है और वो हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूँ। और हम देश के इन्हीं महावीर सपूतों को सलाम करते हुए आज सुनते हैं नायब सूबेदार बाना सिंह की शौर्य गाथा। आज की कहानी ऐसे वीर सेनानी बाना सिंह की, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट को हासिल करने की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी। इस शूरवीर फौजी ने दुश्मनों, मारक मौसम और मौत को मात देकर सियाचिन ग्लेशियर पर जीत का तिरंगा फहरा दिया। अदम्य साहस, जबरदस्त हौसले और मौत के मुंह में चतुराई से लड़ी गई लड़ाई के लिए बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 1949 जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में अमर सिंह के घर बाना सिंह का जन्म हुआ। पिता किसान थे, लेकिन गांव के फौजियों को देखते सुनते बालक बाना सिंह को कब सेना की वर्दी से प्यार हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। तुसी फौज में हो ताया जी? हाँ पुत्र। छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की करदे हो? हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी। आपके पास फौजी वर्दी है? हाँ। आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना? बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है। मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है। 6 जनवरी 1969 जन्मदिन की 20वीं सालगिरह। बाना सिंह जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन में शामिल हुए। जन्मदिन का इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं हो सकता था। उन्नीस की गर्मियां समुद्र तट से 21,153 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर। भारतीय फौज को यहां से एक बुरी खबर मिली। जय हिंद कमांडर साहब, दुश्मनों ने सियाचिन ग्लेशियर पर घुसपैठ कर लिया जनाब। सबसे ऊंची जगह पर दुश्मन ने पोस्ट बना ली है साहब। ये दुर्गनुमा जगह है। भारतीय सेना के लिए खतरे की घंटी थी। हालात का जायजा लेने के लिए एक टुकड़ी भेजी गई। पाकिस्तानियों ने दूर से इस टुकड़ी को देख लिया। फायरिंग रेंज में आते ही दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग की। दुश्मन के हमले में 8 जवान शहीद हो गए। साथियों की शहादत पर सैनिकों का खून खौल उठा। अब नीचे बेस में मौजूद सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी पोस्ट पर तिरंगा फहराना। बाना सिंह उस वक्त इन्फेंट्री में नायब सूबेदार थे। तो क्या हुआ, उसमें उस मिशन को पूरा करने के लिए 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 टोटल 62 मैन सिलेक्ट किया जो मिशन को पूरा करना। हमारा उस मिशन में नाम नहीं था, मगर मेरे जो सीईओ साहब थे जो फिजिकल थोड़ा सा फिट थे, उन्होंने बोला नहीं, बाना सिंह इस मिशन के लिए जरूर जाएगा। एक आदमी को उससे निकाल दिया गया। कायदे आजम पोस्ट पर पहुंचने का एक ही रास्ता था,
पोस्ट की 90 डिग्री सीधी खड़ी बर्फीली दीवार पर 1500 फीट की ऊंची चढ़ाई, ये बेहद ही मुश्किल और जोखिम भरा काम था। हमने कोशिश किया सोनम से डायरेक्ट चढ़ने का। आप मानोगे 8 बजे हमने शुरुआत की, सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। इतना क्रैश स्नोफॉल हो रहा है, आदमी खुद ऑटोमेटिकली सीज हो जाता वहां पर। पहली कोशिश नाकाम रही। एनीहाउ फिर जब वापस पहुंचे फिर एक कॉन्फ्रेंस लिया। हमारे जो मेजर विंदर सिंह नौ रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, उस हमने बोला आई वांट पोस्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए, 62 भी जाए 600 भी जाए, मगर आई वांट पोस्ट। ये फौज क्या है, करो जा मारो। 29 मई को हमारे एक पेट्रोल गया था जिसमें राजीव पांडे और हमारे नायब सूबेदार हेमराज, कुछ जवान हमारे शहीद हो गए। दोबारा मैं और मेरे साथ 2 जवान, एक और ट्रेन शुदा और हवलदार एक वहां पहुंचे, दोबारा रोप बांधे, बांध कर नीचे आकर मेजर साहब को रिपोर्ट दे दिया, हम जाने के लिए रेडी। 24 जून को दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ। बाना सिंह दोबारा मुट्ठी भर साथियों को लेकर पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ बढ़े। एक तरफ सपाट खड़ी चढ़ाई, दूसरी तरफ दुश्मनों की गोली और तीसरी तरफ मौसम। पारा -45 डिग्री पहुंच गया था। इंच इंच पर मौत थी। सैनिकों का हौसला टूट रहा था। नायब सूबेदार साहब, और अब कितनी दूर है? हौसला रखो, बस थोड़ी दूर और। 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था, लेकिन अपने टीम लीडर का हौसला देखकर जवान भी फिर से उत्साहित हो गए। बाना सिंह बिना दुश्मन को नजर आए बहुत ही चतुराई से उसकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे मौजूद सैनिक फायरिंग कर पाकिस्तानियों को उलझाए हुए थे। 26 जून को बाना सिंह और उनके साथी दुश्मन के काफी नजदीक पहुंच गए, इतने नजदीक कि अब ग्रेनेड से हमला किया जा सकता था। ग्रेनेड फेंको जल्दी से। दुश्मन की भारी तबाही हुई है, शाबाश, फायरिंग करो, कवर करो। मोर्चा फतेह हुआ था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाना सिंह समेत उनका दल पोस्ट पर काबिज हो गया। फतेह के बाद टीम के कमांडर पोस्ट का दौरा करने पहुंचे। बाना साहब, इतनी ऊंचाई पर ना कोई चढ़ा है और ना चढ़ेगा। इस पोस्ट का नाम कायदे आजम से चेंज करके बाना पोस्ट रखा जाता है। इतना ही नहीं, नायब सूबेदार बाना सिंह को उनकी चतुराई और अदम्य साहस के लिए सेना के सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना से रिटायरमेंट के बाद बाना सिंह अब जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह को देश का सलाम। संदेश टू सोल्जर्स। देश और धरती के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर उस इंसान के मन में होती है जिसकी रग रग में देश प्रेम होता है। 2012 में आप इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन का हिस्सा रहे और हिमालय पर जो गंदगी हो रही थी उसको साफ करने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया। मैं पहले से इन्वायरमेंट के बारे में मैं काफ़ी सोचता था। इको एवरेस्ट का मैं उस टाइम लीडर था उस एक्सपीडिशन का, और हमारे 12-13 मेंबर थे टोटल। और सबको मैंने बोला था कि भाई आप कोशिश करो कि जितना भी उठा सकते हो। तो प्रॉपर गार्बेज उठाते थे, जहाँ पर प्रॉपर डस्टबिन बना था उधर हम लोग उसको डालते थे। वापसी में भी मैंने इसी तरह से किया, और आगे भी कैंप 1 कैंप 2 से भी कोशिश किया कि कुछ गार्बेज उठा के लाया जाए। इस तरह से जो है वो जब मैं वापस आ रहा था बेस कैंप से, तो वापसी में भी मैंने इसी तरह से गार्बेज उठाने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि गार्बेज उठा रहा है और अपने इसमें डाल रहा है, फिर कहीं प्रॉपर डस्टबिन मिला उधर डाल। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचवाए और डिस्कस किया कि हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा, क्योंकि वहां पर तो सारी दुनिया से एक्सपीडिशंस के लिए, हालांकि उस रूट पे बहुत अवेयरनेस बहुत है, लोग बहुत कम, जिस हिसाब से लोग जाते हैं उस हिसाब से गंदगी बहुत ही कम है एवरेस्ट रूट पे। और इस बार काफी अच्छा था। इस बार ये मैंने हर साल ही किया जी। अच्छा, और जगह भी करता हूँ, जहाँ भी इंडिया में भी जिस एक्सपीडिशन में या ट्रैकिंग में जाता हूँ वहाँ पे इस तरह से करता हूँ। और हम लोगों ने इस बार जो है वो एनजीसी ने हायर कैंप से, एवरेस्ट के कैंप साउथ कोल से भी गार्बेज उठाया, कैंप 2 से गार्बेज उठाया, और ऑलमोस्ट 1500 kg हमने गार्बेज उठा के लाए।
बेस कैंप में भी, और 500 केजी हमने कैंप हायर कैंप से लाए, जो हेलीकॉप्टर से पहली बार जो है कैंप 2 21,000 फीट से हेलीकॉप्टर से बेस कैंप आया गार्बेज। पहली बार जब आप एक्सपीडिशन पर गए थे 1998 में, और अब आप जो 2017 में गए, तब किस तरह का, जैसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण के दौर से गुजर रहे हैं, तो कितना बदलाव आया है इन 17 वर्षों में वहां पर? पूरे हिमालय में देखा जाए तो काफी लोअर बेल्ट में काफी बदलाव है। ग्लेशियर जैसे 14,000, 15,000, 17,000 के बीच में जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर 18,000 पे जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर काफी फास्ट मेल्टिंग रेशियो उनका काफी है और काफी पीछे जा रहा है। एक्सट्रीम हाइट में जैसे आप कहेंगे 7,000 से ऊपर की हाइट में या 8,000 मीटर, अक्सर मैंने देखा कि उस पे इतना ज्यादा हाइट में इतना ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। नीचे लेवल में जरूर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमें जागरूक होने की बहुत जरूरत है और हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में सोचना होगा। हाँ, पर्यावरण के बारे में सोचना होगा काफी। और मैंने एवरेस्ट में खासकर देखा, एवरेस्ट रूट में, नामचे में या उस रूट पे खुम्बू वैली में, पर्यावरण के लिए नेपाल जो इस एरिया में भी मैं गया, 2-4 एरिया में नेपाल के, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो लोग, बहुत ज्यादा वो लोग प्रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पे। इवन नामचे बाजार में जहाँ पे पेड़ नहीं होते थे, आज बहुत ज्यादा पेड़ है वहाँ पे, बहुत उन्होंने लगा रखा है। दूसरा, वहाँ पे जो फ्लोरा फोना है वो काफी है। और इवन जो हिमालयन थार है या जंगली जानवर है, बहुत फ्रेंडली है उधर। क्योंकि वो लोग उनको प्रिजर्व करके रखा, उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। मेरे को लगता है कि प्लांटेशन बहुत हो रखा है वहाँ पे। एक है कि 1 डे 1 ट्री करके जी, एक एनजीओ भी है, वो भी उस पर काम कर रहे हैं। 300 रुपया देते हैं नेपाली, वो लोग एक पेड़ लगाते हैं, उसके बाद वो उस पेड़ को लुक आफ्टर करते हैं वो लोग। और फिर आप जब आपके नाम लिखा जाता है बकायदा, जब आप 2, 4, 5 साल बाद जाते हैं तो आप उस पेड़ को देखते हैं वहाँ पे। तो 1 डे 1 ट्री करके वो अभी पेंगबुचे में एक एनजीओ जो है वो कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अलग अलग प्रयासों से जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रीना जी, आपने पूरे भारत का नाम रोशन किया है और आप दिल्ली दी कुड़ी हैं, तो इसलिए आपसे सवाल पूछना बहुत जरूरी है। 900 किलोमीटर का स्की ट्रैक, काफी बड़ा ट्रैक है, मतलब 900 किलोमीटर सुन के मुझे लग रहा है, और वो भी स्की ट्रैक, तो चैलेंजेस से तो भरपूर रहा होगा ये सब। जी, चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर ये है कि वो सबसे दुनिया की सबसे विंडिएस्ट प्लेस है, सबसे तेज हवा वहाँ पे चलती है। अच्छा। और सबसे विंड चिल फैक्टर की वजह से सबसे ठंडा भी वहीं पे रहता है। तो आप लोगों के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आई जब आपको लगा कि काफी मुश्किलें आ सकती हैं आपके रास्ते में? शुरू में ही हमारा हो गया था, जब दूसरे दिन में ही टेंट उड़ गया। 2 टेंट्स में 4 लोग थे जी, तो दूसरे दिन ही हमारा टेंट उड़ गया था, टूट फूट गया। अब वो एंटार्क्टिका ऐसी जगह जहाँ पे मॉल दुकानें तो है नहीं जी। वही टेंट को हमने फिर रिट्रीव किया, ढूंढा और उसके सारे हिस्से पुर्जे ढूंढ करके फिर उसको रिपेयर किया जी। उस समय अच्छा था कि हमारा एक्सपीडिशन शुरू भी नहीं हुआ था, हम ट्रांसपोर्टर्स के उसमें थे, बेस कैंप में थे तब। तो फिर ठंड की वजह से हमारी एक जमैका की लड़की थी, एक्सट्रीम ठंड थी, तो उसको फ्रॉस्टबाइट हो गया। फ्रॉस्टबाइट में होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो जो है नमनेस हो जाती है, ये जो उंगलियां और ये सब टोज में और ईयर्स नोज में हो जाता है जी। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे शुरू में तो ब्लिस्टर आ जाता है, और अगर उसका कुछ नहीं किया जाए तो बाद में गैंग्रीन भी बन सकता है। तो उसका स्टार्टिंग के स्टेज में जब ब्लिस्टर आया, जब छाले पड़ गए, तभी उसको फिर हमने देख लिया, तो उसको वापस जाना पड़ा एक्सपीडिशन छोड़ के जी। तो काफी चैलेंजेस हाँ, लेकिन आपने उन सारे चैलेंजेस का बहुत जो है हिम्मत से मुकाबला किया और अपना एक्सपेक्टेशन को जो है वो पूरा किया। तो आप एक दूसरे की जो सफलता को कैसे एंजॉय करते हैं? मैं ये सोच रहा था कि आप 6 बार एवरेस्ट पे चले गए हैं, आपने वो एक्सपेडिशन कर लिया स्की, आप जब आपस में दूसरे को बताते हो तो क्या बताते हैं? कैसा लगता है आपको, कैसे फील होता है? नॉर्मली मेरे को ऐसा कुछ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एवरेस्ट में गया जा और वो भी 6 बार वापस आया। नॉर्मली लगता है मेरे को। नहीं, आप तो ऐसे बिल्कुल घूमने चलना है, चलो एवरेस्ट हुआ थे। एवरेस्ट नहीं, और पीक भी है, जैसे बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे पीक्स है। तो आपस में क्या बातें करते हैं फिर आप लोग? बात कर लेते हैं कई बार। बहुत सारे लोगों का फोन भी आता है, जो नए लड़के जो करना चाहते हैं जी, या जो कुछ वो है, उनसे डिस्कस करते हैं कई बार। आप अंटार्कटिका जब गई थी और आप जब एवरेस्ट से भी वापस आए, दोनों ने एक लाइन क्या बोली थी एक दूसरे को? पहली बार जब बात की होगी आपने फोन पे या यहाँ आकर?
ऐसे तो कुछ खास कुछ आइडिया है वो नहीं याद, बस नहीं वही बोला हो गया। Congratulations. साधारण तरीके से अपनी सेलिब्रेशन चलिए कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। अब बातें अभी कुछ और भी बाकी हैं, पर रीना जी जैसे कि इन्होंने तो गाना गा दिया, पर हमने इनसे कहा था कि आपको देख के बताएं कि आपको देख के इन्हें कौन सा गाना अच्छा लगता, तो इन्होंने गाना था, इन्होंने अपना गाना गा दिया। अब बारी आपकी है, तो आप बताइए कौन सा गाना गाना चाहेंगी? गाना मैं तो नहीं गाऊंगा। अच्छा चलिए आप मत गाइए, तो आप इनको देख के कौन सा गाना गाना चाहती हो बता दीजिए। चुरा लिया है तुमने दिल को। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना पहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। संदेश टू सोल्जर्स। वेलकम बैक। मैं हूँ सुजाता और मेरे साथ है नरेंद्र। और हमारे साथ आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे मेहमान हैं 6 बार एवरेस्ट को फतह करने वाले पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु, जो कि 1998, 2006, 2009, 2012, 2013 और फिर 2017 में एवरेस्ट पर जाकर झंडा फहरा चुके हैं। और साथ में है श्रीमती रीना कौशल धर्मशक्तु, जो पहली भारतीय महिला है साउथ पोल में स्की से पहुंचने वाली। और इसके साथ साथ आपके संदेश भी हमें लगातार मिल रहे हैं। विजय कुमार बुलंदशहर से कहते हैं, मैंने अभी 12th पास किया है और मैं सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। राजन नारंग कहते हैं पुणे से कि संदेश टू सोल्जर से प्रेरणा लेकर जो हमें सैनिक दिखाई देते हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं। और आइए अब सुनते हैं एक संदेश जो हमें मिला है पुंछ से। मैं डॉक्टर शमीम अहमद बांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में काम कर रहा हूं। 1990 से लेकर जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, उस हालात में कितने लोगों की परेशानियां रहीं, कितने घर उजड़ गए और किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके, उसमें मैं भी शामिल था। हमारा भी वो गाँव, वो खूबसूरत गाँव जहाँ पे हम लोग रहते थे, जब ये मिलिटेंसी की वबा कैंसर की शक्ल में हिंदुस्तान पे पड़ोसी मुल्क की तरफ से आई, तो उस वक्त इस कैंसर ने ना किसी अमीर को देखा, ना किसी गरीब को देखा, ना किसी मजहब की बात की, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, बल्कि इससे तमाम वो लोग जो गांव में एक बड़ी ही प्यार से जिंदगी गुजार रहे थे, वो उनके घर उजड़ने शुरू हो गए। और फिर 1999 में हमने खुद भी वहां से शिफ्ट किया। जब आर्मी का रोल ये रहा कि आर्मी ने जब वहां पे गांव में देखा कि लोग बहुत परेशान है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो आर्मी ने इस तरह का रोल प्ले किया कि लोगों के घर घर तक ये तमाम चीजें पहुंचाई। खास करके उस दौर में
में हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि जब हॉस्पिटल में नहीं था और हालात इतने थे कि आप शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो आर्मी ही थी जो घरों में डॉक्टर्स को लेके जाती थी। वहाँ की माएं बहनें और जिनको उनकी परेशानियां थी, उन परेशानियों में उनको इलाज भी करवाते थे, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे, उनको खाने में भी मदद करते थे। और इसके अलावा जो सद्भावना का जो एक कंसेप्ट आया, उस सद्भावना के कंसेप्ट ने गांव की तो शक्ल ही बदल दी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, जो हमारा यूथ था, जो नौजवान 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे, जिनको कोई कंसेप्ट नहीं था कि हिंदुस्तान के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात में क्या फर्क है, वो कल्चरल एक्सचेंज के लिए यहाँ से टूर लेके गए। पूरा आर्मी ने फाइनेंस किया सद्भावना के तहत। वहाँ का जो हिंदुस्तान की खूबसूरत खूबसूरत जगह थी वो दिखाई, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मिलाया। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी ब्रिगेडियर से मिले, और हमारे गांव के बच्चे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मिल के आए। और जिस तरह का काम आर्मी कर रही है जम्मू कश्मीर रियासत में, खास करके ये हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत की तरक्की के लिए, हमारे जिला की तरक्की के लिए और हमारे उभरते हुए नौजवान लोगों के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही नुमाया काम है। और उम्मीद रखते हैं कि ये काम आगे भी रहे। जैसा अभी डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि किस प्रकार से आर्मी जो है कश्मीर में नागरिकों की बहुत मदद करती है, उनकी सपोर्ट करती है, तो इस तरह से अगर देखें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ में, तो इसलिए उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बीएसएफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बीएसएफ में बड़े गर्व के साथ अपने आप को कहा जाता है हम प्रहरी हैं। तो बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। बीएसएफ एक बहुत अच्छी फौज है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गार्डिंग फोर्स है जी। और पूरे पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर और जेएनके में बॉर्डर में एकदम तैनात है, और 18 घंटे ड्यूटी करते हैं वहाँ पे लोग। बहुत सच्चे दिल से, सच्चे भावनाएं से जो है ड्यूटी करते हैं सभी लोग वहाँ पे, और बहुत अच्छी फोर्स है। और मुझे गर्व है कि मैं बीएसएफ में हूँ। मैं देखा जाए तो ये जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन इतने बार मैंने किया या और एक्सपीडिशन किया, हमारी बहुत अच्छी बीएसएफ की जो है बहुत अच्छी माउंटेनियरिंग टीम भी है जी। 2006 में आप गए थे? 2006 में बीएसएफ ने खुद लॉन्च किया था एवरेस्ट एक्सपीडिशन, उसके बाद कंचनजंगा, बहुत सारे पीक्स हमने किए। बीएसएफ की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए जो है बहुत सपोर्ट है। और इसी तरह से जो है हर जो भी इस तरह से काम करते हैं हमारे, उसमें देहरादून में अभी हमारा पूरा सेटअप है, एडवेंचर विंग है एक, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी होता है, माइक्रो ग्लाइडिंग का भी है, अच्छा, और मोटर बोर्ड भी है, राफ्टिंग है, कैनोइंग है, और स्कूबा डाइविंग हम लोग कराते हैं, माउंटेनियरिंग तो है ही, उसके बाद स्कीइंग है। पूरा एक सेटअप वहाँ पे हमने बना रखा है बीएसएफ ने। और हर स्टेट के पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्स को हर स्टेट के 2-2 लोगों को जो है एक कोर्स में 2-2 लोगों को जो है हम लोग लेते हैं। अच्छा। और अभी जो जिस हिसाब से डिजास्टर आ रहा है केदारनाथ में जैसे आया, उसमें भी बहुत काम किया बीएसएफ ने। उसके बाद ही ये हुआ कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी जो है लोगों को बताया जाए। तो अभी हम लोग स्टेट पुलिस को, जितने भी स्टेट पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके सोल्जर्स, ऑफिसर, जेसीओस, उनको ट्रेनिंग देते हैं। सीमा की सुरक्षा के अलावा ये सारी चीजें भी जैसे ऊर्जा की बात करें जी। और जो ऊर्जा टूर्नामेंट अभी चल रहा है, कुछ ही समय पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने अंडर 19 फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट की शुरुआत जो की है, बीएसएफ इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, और उसके अलावा कोचेस, उसके अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके पेरेंट्स। तो आप सभी से, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप उन लोगों? मेरे को लगता है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स ने ये पहल किया है, ये एक बहुत बड़ा पहल होगा, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में फुटबॉल के लिए खासकर। इसी फुटबॉल को देखते हुए अंडर 19 है, फर्स्ट पहली बार शायद वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 जी। और जो खिलाड़ी है इतना उत्साहित है, कोच भी अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, खिलाड़ी भी मेहनत कर रहा है। और ये एक मैसेज यंग लड़कों को जाएगा, स्कूलों तक जाएगा और गाँवों में तक जाएगा ये, तो वहाँ से नए टैलेंट जो है क्या फुटबॉल में और गेम में भी उभर के आएंगे। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे और गेम में भी जाए, इस तरह से जैसे पैरामिलिट्री फोर्स अभी फुटबॉल करा रहा है, तो ऐसे कॉर्पोरेट भी शायद आगे आए और गेम को भी आगे लाए तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे होंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जवान भर्ती होता है, उसके बाद हम टैलेंट ढूंढते हैं, पर ये पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से कि हम लोग पहले ही
ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश को और कॉर्पोरेट कंपनीज को, ये अच्छा मैसेज जाएगा। वो लोग भी शायद इन्वॉल्व होंगे आने वाले टाइम में। जी रीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे को लग रहा है ये भी बहुत अच्छी पहल है। और दूसरा है कि ये जो स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है जी। इससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। इसका जो गाना बनाया है सुखविंदर सिंह जी की आवाज में, वो भी बहुत ही अच्छा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है वो गाना। सीने में चिंगारी, पैरों में अंगारे, दिल में बस जीत है, ये विक्ट्री का गीत है। जोर लगा दौड़ लगा हर एक पे होड़ लगा, आजा रे मैदान में आजा। होड़ लगा दौड़ लगा हर एक पे जोड़ लगा, आज है बस धूम मचाना। सामने जो आए डरे, जब भी शूट करे, आंखों को बॉल दिखे, बॉल को गोल दिखे, तुझ में है ये बात दिखा दे। फटाफट है, फटाफट है, फटाफट टंगड़ी घुमा दे। फटाफट है, फटाफट है, फटाफट टंगड़ी घुमा दे। फटाफट है, फटाफट है, फटाफट टंगड़ी घुमा दे। Left, right, let's do fight. It's football night. When the whistle blows, you better get to strike. Hit many goals, baby. It's our time. Our time. इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें जाने जगह तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। संदेश to soldiers। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है सुजाता और हमारे साथ हैं लवराज सिंह धर्मशक्तु और साथ साथ रीना कौशल धर्मशक्तु जी। आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है सर्च एंड रेस्क्यू में, तो आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आई जब आपको सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जाना पड़ा हो? अभी ये जो 2015 में भूकंप आया था, उस पे हमने बेस कैंप में काफ़ी रेस्क्यू किया। बेस कैंप में उस टाइम 19 लोग जो है मरे थे। पहले तो भूकंप आया, उसके बाद ऊपर से अवलांच आया, तो अवलांच में काफ़ी लोग उसमें मरे। तो उसमें कुछ काफ़ी इंजर भी हुए। रात भर हमने इंजरों का जो है लुक आफ्टर किया। नेक्स्ट डे उनको हेली से जो है रेस्क्यू कराया। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सीखने को मिला मेरे को वहाँ जी। संदेश टू सोल्जर्स का एक मकसद रहा, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो हमने कहा कि हम किस तरह से सिविलियंस को मिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जोड़ें। बहुत सारी रिस्पॉन्सेज हमको मिले, बहुत सारी बातें हमारे तक पहुंची। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, बॉर्डर पर हैं या अंदर हैं, सब जगह ड्यूटीज पर हैं, उनका 24 घंटे देश के लिए है और उनकी फैमिलीज भी हैं, या जो लोग अभी रिटायर हो गए वो लोग भी हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सिविलियंस को क्या करना चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, एक सोल्जर जो है, क्या वो पैरामिलिट्री का है या आर्मी का है, उनका लाइफ एक जैसा है जी। बहुत हार्ड लाइफ है। पर जो हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर में 2-3 साल रहते हैं और साल में 1 बार 2 बार छुट्टी आ पाते हैं, तो उनको पता ही नहीं लगता कि मेरा बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं जी। उनको कभी पता ही नहीं लगता। उनको उस माहौल पे कई बार जो है होम सिकनेस भी होता है सोल्जर्स को। बॉर्डर में रहते हुए अपने बच्चों के बारे में तो हर कोई सोचता है। घर में भी जो है फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब कई बार ऐसा हो जाता है कुछ लोगों का। तो यदि गांव के लोग हैं या अगल बगल के लोग हैं, रिश्तेदार है, यदि उसमें थोड़ा सा उनके साथ मदद करे तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट मिलेगा और जो बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है वो भी थोड़ा निश्चिंत होगा। यदि कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग, अगल बगल वाले ये लोग रिस्पेक्ट से यदि देखे उनको और उनके साथ थोड़ा काम करे, उनका जो हेल्प करे थोड़ा बहुत, तो
मुझे लगता है कि जो बॉर्डर में जो ड्यूटी कर रहा है वो और अच्छी तरह से ड्यूटी कर, जो उनकी फैमिली भी है वो भी खुश रहेंगे। एक बात और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फ्यूचर के अभी और क्या प्लान्स हैं आपने? क्या हमने 6 तक काउंट किया था, उसके बाद आगे तक कितना बढ़ाएं उसको? मतलब आपका दोबारा प्लान कब है? मेरा हमेशा ये रहा कि फिटनेस को मैं जब भी रहा, मेरे को लगा कि जब मैंने शुरू किया था तब भी मेरे को ये लगा कि भाई मैं एक एज के बाद आदमी की फिटनेस कम हो जाता है, और जिस दिन मेरे को लगेगा कि नहीं अब मैं फिट, मेरे को नहीं लगता कि भाई मैं आगे लीड कर पाऊंगा या मैं किसी का हेल्प कर पाऊंगा, अपने मेंबर का सपोर्ट कर पाऊंगा, जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा थोड़ा सा भी कि भाई अब शायद मैं किसी का हेल्प नहीं कर पाऊंगा या मैं खुद चलने में थोड़ा मेरे को मुश्किल हो रही, उस दिन मैं मॉनिटरिंग कम करके लोगों को प्रमोट करना शुरू करूंगा, लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता के उनको आगे लेने की कोशिश करूंगा। मैं भी चाहूंगी कि एक्चुअली जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है मुंशियारी में जी, वो भी माउंटेनियरिंग का, तो अभी मैं उसका संचालन कर रही हूँ जी। बहुत अच्छी बात। तो इसके थ्रू काफी यूथ को अप्रोच करने को मिलेगा और जो हम लोग का एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करने को, उनको सिखाने का मिलेगा जी। फिर इंतजार करेंगे और हमारे स्टूडियो में जो 6 तक हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलके काउंट किया था, हम आगे भी वो काउंट करते रहेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, ढेर सारी हमारे साथ बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को भी ना आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिली होगी। नवाज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात, क्योंकि आमतौर पे मैं एक्सपेडिशन को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ, क्योंकि वहां पर इंसान अपनी स्ट्रेंथ सारी यूज करता है, चैलेंज को फेस करता है, सब कुछ करता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना एक चैलेंज है पर जिंदगी भी एक बड़ा चैलेंज है कई लोगों के सामने, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लाइफ में जो है कभी हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। हिमालय बहुत ऊंचा है, इसी तरह अपने आप को भी ऊंचा बनाने की कोशिश करिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में जरूर जाइए, जहाँ पे भी आपको यदि लगता है कि भाई अब मैं टूट चुका हूँ, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में यदि आप जाएंगे, कोई भी माउंटेनिंग स्कीइंग कुछ भी करेंगे, तो आपको जो है उससे जो है फायदा ही होगा और आपको लगेगा कि नहीं, जिंदगी से भी बड़ा जो है कोई और भी है। क्या बात है। और उस मकसद को आप पूरा कर पाएंगे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है।
बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। संदेश टू सोल्जर्स। वेलकम बैक। आप हैं सुजाता और नरेंद्र के साथ और आप हमें सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी allindiaradio.gov.in पर। मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो लाइव डाउनलोड कर आप हमें सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें हमारे प्रोग्राम से जुड़ना तो आप हमें संदेश लिख सकते हैं, खत लिख सकते हैं। संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं @AIR संदेश टू सोल्जर्स पर। और आपके बहुत ही अच्छे मैसेज जो है हमें मिल रहे हैं। और सुषमा पानीपत से कहती हैं, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, देश के लिए जान की बाजी लगाने वालों को हमारा सलाम। मिलिंद बोरे नासिक से ये संदेश देते हैं कि जैसे मैं पानी पिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही अपने देश को प्यार किए बिना भी नहीं रह सकता। मनीष कुमार शेखपुरा बिहार से कहते हैं कि मैं बहादुर जवानों को सलाम करता हूं और सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूं। जय कुमार मिस्त्री हरियाणा से कहते हैं, सभी आर्मी सोल्जर्स को हमारे पूरे परिवार की ओर से सलाम। मोना गुप्ता देहरादून से कहती है, हमारे देश के सभी सैनिकों को सलाम। रेखा का मैसेज है महाराष्ट्र से, कहती है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेशनल है। अशोक कुमार छावड़ा गुरुग्राम से कहते हैं कि सैनिक दिन रात खड़े हैं सीमा पर सुरक्षा के लिए, भगवान उनकी और उनकी फैमिली की रक्षा करे। सुरेन गामा बनर्जी जलपाईगुड़ी से कहते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का उनका सपना है और देश की सेवा भी वो करना चाहते हैं। चारू देहरादून से कहती हैं, मैं उन सैनिकों को सलाम करती हूं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पर कुर्बानी देते हैं। अलका बिहार से कहती हैं, हमारे अर्ध सैनिक बलों को भी मैं सैल्यूट करती हूं क्योंकि वो देश के भीतर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। कोहिनूर पश्चिम बंगाल से कहते हैं कि मेरे भैया शफात हुसैन जो कि इंडियन आर्मी में है, उनको और सारी इंडियन फोर्सेस को बहुत बहुत सलाम, प्यार भरा सलाम, रमजान मुबारक। राहुल वर्मा लखनऊ से कहते हैं, आई लव माई इंडियन आर्मी, जय हिंद जय भारत। नजीबाबाद से रीता का हमें मैसेज मिला है, कहती है मेरे 2 बेटे हैं और मैं दोनों को ही सेना में भेजना चाहती हूं। अनीता देहरादून से कहती हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सैनिकों के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी। अफजल अंसारी रांची से कहते हैं कि हमें अपने सोल्जर्स पर बहुत बहुत प्राउड है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये एक और मैसेज हमें मिला है बीकानेर से विमला रामावत का, कहती हैं कि हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, इसलिए सेना और सीमा सुरक्षा बलों के लिए हमारे दिलों में खास जगह है। एकदम शांति से हम जीते हैं क्योंकि हमारी सेनाएं जो है हमारी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ काम करती हैं। बहुत सलाम है मेरा उनको। उत्तराखंड से पप्पू का कहना है कि मैं बचपन से सेना में भर्ती होना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी ने सेना में रहकर देश की सेवा की और इस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस सपने को जैसे भी हो पूरा कर सकूं। भोपाल से सुधा तेलंग का ये कहना है कि जब भी युवाओं को मैं अपनी ऊर्जा जो है वो मोबाइल या टीवी पर व्यर्थ करते देखती हूं तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हमारे बहादुर सैनिकों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। मेरा सभी सैनिक भाइयों को प्रणाम। आप सब हमारे दिलों में रहते हैं, हम आभारी हैं आप सभी के। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप हमें मोटिवेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और अब संदेश सुनते हैं पुंछ कश्मीर से। संदेश टू सोल्जर्स।
मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है। यहाँ तक आर्मी का तल्लक है, आर्मी से हमें बहुत ही फायदे मिलते हैं। तो आर्मी 1947 से लेकर आज तक हमारी हेल्प करती आई है, हमारी मदद करती आई है। यहाँ बॉर्डर पर भी वो अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से सरअंजाम दे रहे हैं, दुश्मन पर उन्होंने नजर रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ के जो सिविलियन लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई भी दुख तकलीफ हो, चाहे बीमारी का मसला हो, चाहे यहाँ के स्कूलों का मसला हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है सिविलियन को आए तो उसमें आर्मी जो है पूरा ताउन जो है सिविलियन के साथ करती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आर्मी यहाँ पर सिविलियन को मेडिसिन वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करती है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह, बुक्स, कॉपी वगैरह आर्मी अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करती है। और आर्मी के बगैर हमारा जीना या रहना बहुत ही कठिन है। और मैं यहाँ की आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आर्मी हमें हर वक्त हम अफसाना पिशाना हमारी मदद करती आई है और आगे भी आर्मी सिविलियन लोग, यहाँ के गरीब पसमानदा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पूरी हेल्प करेगी। और आर्मी के बगैर यहाँ मुश्किल है। सिविलियन का भी ये फर्ज बनता है कि आर्मी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनका पूरा तावन दें और उनका पूरा साथ दें। तो इसी तरह से हमारे शो से जुड़ते रहिए और हमको संदेश भेजते रहिए। हमारे शो को रेगुलर तो आप सुनते ही हैं, अगर कोई शो मिस कर गए हो संदेश टू सोल्जर्स का तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप YouTube पर जा सकते हैं और हमारे शोज को सुन सकते हैं। जैसा कि आज के हमारे शो में बात हुई थी सुजाता की, हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो अगर मिलिट्री फोर्सेस या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए अपने मन से कुछ करें तो फिर कुछ बात निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल नरेंद्र, और हम चाहते भी हैं कि जब आप हमें मैसेज भेजें तो कोई ऐसी बात जो आपने हमारे सैनिकों के लिए किए हो, उनके अभिनंदन के लिए किए हो, उनके काम किसी तरह से आप आए हो, तो वो जरूर हमारे मैसेज के जरिए हमारे प्रोग्राम में भेजिए। हम चाहते हैं कि जो फीलिंग्स आप हमसे शेयर करते हैं, देश के सेनानियों के लिए मैसेज भेजते हैं, अब समय आ गया है कि वो जो फीलिंग्स हैं वो फिर आप एक्चुअल में, रियल लाइफ में, रियल हीरोज के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ करें। और कितने अलग तरीके से आप कर रहे हैं ये प्लीज हमको जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और इसके लिए आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद बाग, नई दिल्ली। हमारा ईमेल आईडी है sandesh2soldiers@air.org.in। एक बात कहना चाहेंगे, जब भी आप हमें ईमेल लिखें या पत्र लिखें उसमें अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं जहां पर आप अपने संदेश दे सकते हैं, यह है @air.sandesh2soldiers। आज के शो के लिए हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं AIR पुंछ का और इस कार्यक्रम की सहायक चंपा धर्मशक्तु का। तो अब समय है जाने का, लेकिन अगले संडे आकाशवाणी पर संदेश टू सोल्जर्स सुनना मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। जान हो संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना और प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत और विनोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।